नमस्कार साथियों, मैं सुस्मित हूं आपके साथ 107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर। रेडियो जय घोष जिसे आप जय घोष ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी, और ये पहुंच आप तक पहुंच सकती है। और यहाँ पर हम आपसे जुड़ते हुए आपको ले चल रहे हैं कार्यक्रम वसुंधरा में। दोस्तों, इस कार्यक्रम वसुंधरा में हम बात करते हैं अपने धरा से जुड़ी हुई, अपने पर्यावरण से जुड़ी हुई, और इन सब बातों के लिए कई बार हमारे बीच में होते हैं इस विषय के विशेषज्ञ। तो आज हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में हमारे एक विशेषज्ञ। तो आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ रेडियो जय घोष पर। तो मित्रों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे युवा जो यूं तो देखा जाए तो पेशे से इंजीनियर हैं, और इनका नाम है अविनाश शुक्ला जी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन्होंने इस इंजीनियरिंग के साथ साथ अपनी जो दिशा है वो दी गांवों की तरफ, वो दी धरती की तरफ, वो दी पर्यावरण की तरफ। तो क्या कुछ है वो सारी बातें जानेंगे अविनाश जी से। अविनाश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत रेडियो जय घोष में। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें जय घोष में आपने इनवाइट किया, बुलाया, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सभी साथियों को वो जय घोष सुनने के लिए धन्यवाद करता हूं। जी सर। आप एक युवा हैं और जैसा कि हमें जानकारी है कि आप देखा जाए तो पेशे से इंजीनियर हैं जी। लेकिन कैसे आप इस तरफ, कैसे आपका ध्यान गांवों की तरफ कैसे गया, हमारी धरती की तरफ कैसे गया? वरना देखा जाता है कि जिसने भी इंजीनियरिंग की डिग्री ली वो निकल जाता है कहीं देश विदेश में, कहीं विदेश दूर, में बड़ी बिल्कुल बड़ी कंपनियों में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जी। क्योंकि मेरा लालन पोषण में पला बड़ा गांव में हूँ। मेरा जन्म गांव में हुआ है। मैं एक्चुअली से मेरा घर का नाम लाल है और मैं गांव का लाल हूँ। क्या बात है। जी। वाह। तो बचपन से मैंने खेती बाड़ी देखी है। और उसके बाद जब मैं गांव से निकला तो मैंने शहर की भौतिकता को देखा, टेक्नोलॉजी को समझा, देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है इसको भी समझा। अब हमारे समय सामने दोनों परिदृश्य हमें दिखते हैं, एक ग्रामीण और दूसरा शहरी। मैं देख रहा हूँ शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ग्रामीण हमारा स्थिर है। शहर में देखता हूँ कि मतलब बहुत बहुत टेक्नोलॉजीज हैं, चीज़ें हैं, है ना। आज के समय में, है ना, हॉस्पिटल्स भी हैं, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इधर ग्रामीण क्षेत्र में देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे किसान हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी कहते हैं बेटा गांव में खेती में कुछ नहीं रखा है, जाओ शहर पढ़ाई करो और कोई नौकरी करो। आज के समय में किसान अपने बच्चे से यही बोल रहा है। ज़्यादातर हमारे यूपी, हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर लोग देखेंगे आप तो एक किसान जो है अपने बच्चे को शहर में तैयारी के लिए भेजता है और उसके बाद बोलता है कोई भी नौकरी मिल जाए नौकरी कर लो, खेती बाड़ी हम ऐसे देख रहे हो चल रहा है। बिल्कुल एक संघर्ष है, एक जीविका के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन इसका कारण क्या है? जैसे आपने कहा, मैं किसी चीज़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ। और कर्मयोगी इसलिए क्योंकि बचपन से मैं देख रहा हूँ अपने दादा लोग को, अपने बाबा को, अपने पिताजी को। मेरे पिताजी एज ए पंचायत रिटायर्ड हो चुके हैं। मेरे बाबा जी मतलब एक किसान हैं, और उससे पहले सभी लोग हमारे किसान ही हैं। और अभी हमारे चाचा जी सभी लोग किसानी करते हैं। तो हमने किसानी में एक चैलेंज को देखा है। सबसे पहले अगर मैं अपनी संरचना के बारे में बात करूँ तो ये मेरा जो शरीर है ये पंच तत्व से मिलके बना है। बिल्कुल ठीक। जैसा कि आप जानते हैं पंच तत्व यानी कि मिट्टी, वायु, बिल्कुल, अग्नि, पानी और ये आकाश। इन पंच तत्व से मिल करके ये हमारा शरीर बना हुआ है। जिस तरीके से मिट्टी में हम बीज डालते हैं इसी तरीके से ये बीज है। और इसका जो संरक्षण हमें लगता है कि हमारे माता पिता कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारा संरक्षण प्रकृति कर रही है। क्या बात। हम सांस ले रहे हैं, अगर प्रकृति वायु देना बंद कर दे तो कितने पल जीवित रहेंगे ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर मिट्टी हमारे शरीर से हट जाए तो मेरी संरचना गायब हो जाएगी। बिल्कुल, है ना। अगर अग्नि तत्व मेरे शरीर से निकल जाए तो हम ठंडे पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमारा जो संरचना है, हमें जो संरक्षित कर रहा है, हमें हमारा जो पालन पोषण कर रहा है वो ये प्रकृति कर रही है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने माता पिता का केयर करते हैं। तो इस पंच तत्व यानी इस प्रकृति के लिए हमारा कर्तव्य बनता है। इंजीनियरिंग की दिशा में मैं जरूर गया। इंजीनियरिंग का ये मतलब नहीं है कि आप इंजीनियरिंग कर लिए मैकेनिकल। मेरा इंजीनियरिंग बेसिकली मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में। क्या बात। तो इंजीनियरिंग
करके उस इंजीनियर मतलब किसी चीज को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। इंजीनियर का बेसिकली यही काम होता है। कोई समस्या, इंजीनियर एक तरीके से कहते हैं आविष्कार, हर एक चीज इस प्रकृति में विद्यमान है, हमको एक अलग तरीके से देखना है और उसको सबके सामने लाना है। और जो प्रकृति में ऑलरेडी विद्यमान है उसको और ज्यादा मॉडिफाई हम कैसे कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब ये है, क्योंकि हमने मैकेनिकल से किया यानी मशीनों के माध्यम से। कलयुग, मैं जितना परिभाषा समझता हूँ, कलयुग मतलब कि एक तरीके से होता है मशीनरी युग, मशीनों का युग। आज के समय में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हर एक काम मशीनों पे डिपेंड हो चुका है। बिल्कुल, हम आश्रित होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी है ये भी बहुत काफी हद तक मशीनों पे डिपेंड हो चुकी है। बिल्कुल। तो हम चूंकि मैन पावर, अब गांव में किसान मतलब लोग काम करने के लिए रुकते नहीं, सबको शहर में काम चाहिए, चाहे जो काम हो। तो गांव में काम होगा कैसे? बिल्कुल। तो उसके लिए मशीन, हर एक चीज की, अब कटाई की मशीन आती है, धान लगाने की मशीन, गेहूं बोने की मशीन, उसको प्रॉपरली इसको प्रोसेस करना है, हर एक चीज के लिए मशीन प्रॉपरली। तो जो हमने इंजीनियरिंग किया, हमें लगा कि बिना खाने के बिना तो कोई जीवित रह नहीं सकता है। और आज के समय में हमारे देश में किसानों की चूंकि ऐसी भूमिका जो मैंने अपने यहाँ देखी, हर किसान अगर अपने बच्चे को गांव में खेती पे नहीं लगाएगा, सभी शहर भेज देगा, तो अन्न कैसे उत्पादन होगा? तो फिर से शहर में तो एक क्वेश्चन मार्क। हमें जब तक गांव से खाना मिल रहा है, उत्पादन किसान कर रहा, तब तक तो हम सही है, नहीं तो कुछ समय बाद हम कुपोषित हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना, हेल्दी खाना। तो अब एक जरूरत है, एक आवश्यकता है आज की, जैसे एक समय आज़ादी की हमारे देश को आवश्यकता थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। तो आज के समय में हमारे युवा की मतलब ये मतलब एक तरीके से ये अंदर की मतलब एक पहल होनी चाहिए कि अपने देश को डेवलप्ड करो, अपने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा स्ट्रांग करो। हमारे यहाँ की ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण है, उनकी जो हमारे पेरेंट्स हैं यानी हमारी ये प्रकृति, इसका संरक्षण किया जाए। जी, है ना। तो इंजीनियरिंग में चूंकि इससे जुड़ा हुआ था, ग्रामीण प्रवेश से इंजीनियरिंग किया, तो मेरे को लगा कि अपने उन सारे स्किल को, उस सारे टेक्नोलॉजी को इस क्षेत्र में अगर हम लगाएं तो शायद मेरा एक छोटा सा योगदान हो सकता है, शायद मैं कुछ कर पाऊं इस प्रकृति के लिए और अपने देश के लिए और अपने माता पिता के लिए। क्या बात है जी, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है मित्रों। आप देखिए किस तरह से एक युवा सोच जिसने इतनी बढ़िया एक धारा, एक दिशा पकड़ी हो, लेकिन वो लौटता किधर है? अपनी मिट्टी की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ। अविनाश जी, आपने इतना सब कुछ किया, आपका मन बदला, लेकिन जब बात आती है वसुंधरा की, हमारे गांवों की, हमारी मिट्टी की, तो उसके लिए आपने प्रयास किया कि किस तरह से रास्ता निकाला कि उसके लिए कुछ बेहतर किया जाए। बिल्कुल सर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था एकेडमिक, ये बात है लगभग 2012-13 की, है ना, उसी समय हमारी इंजीनियरिंग शुरू हुआ था। अच्छा। तो चूंकि मैं मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री मैंने लिया, तो उसी समय से मैं प्रोजेक्ट कर रहा था। अच्छा। तो इससे पहले जब कंपनी अपनी बनाने से पहले हमने प्रोजेक्ट किया, एक सेफ इंडिया के रिगार्डिंग किया, वुमेन सेफ्टी ऐप प्रोजेक्ट बनाया, जो कि भारत सरकार ने 2014 में वो चला भी था। और दूसरा एक हमने उपनयन बनाया था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर अर्बन स्लम्स एरिया में जो बच्चे रहते हैं, इनका ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हो। तो इस प्रोजेक्ट को हमने वर्ल्ड वाइज प्रेजेंट किया था। लगभग 113 देश थे, अप्लाई किया था, जिसमें टॉप 13 कंट्रीज का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें इंडिया से मैं भी गया था। अरे वाह, क्या बात है, ये तो एक बड़ी बात है हमारे देश के लिए। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब मैं जाके देखा, जब इस प्रेजेंटेशन में जब मैं गया, दुबई गया, तो देखा कि बहुत अच्छे अच्छे व्हाइट कलर के लोग आए हुए थे, वो अपने बिजनेस प्लान को प्रेजेंट कर रहे थे मंच में। तो मैं देख रहा कि वो बिजनेस प्लान है क्या, एक आइडिया है, एक कोई समस्या है जिसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में हिट हुई। मैं वापस आया इंडिया। जब मैं वापस आया, मैं 3rd ईयर में था अपना, कर रहा था, तो 1 महीने तक मैं अपने कमरे में रहा कि यार क्या करें। और देखे तो अब हमारे सामने वो घूम रहा था, अपना गांव, अपना लोग, वो खेती बाड़ी, एजुकेशन सिस्टम, अलग अलग सिस्टम मेरे सामने घूम रहे थे। तो उस समय मेरे को ध्यान में आया कि एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम हमें खुद से बनाना चाहिए जो कि लोगों के जीवन को और स्मूथ और अच्छा कर सके। क्या तो है ना, तो हमने शुरुआत की रामराज सर्विसेज की। रामराज सर्विसेज 2016 फरवरी को हमने इस कंपनी को रजिस्टर्ड कर लिया था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई ही कर रहा था। अच्छा। मैं 2000 अप्रैल में पास आउट हूँ, और उससे पहले ही मैं कैंपस में रामराज सर्विसेज। अब रामराज सर्विसेज का आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैं यही सोचा था कि ये आपने जो नाम चुना, ये नाम कैसे आया?
नाम, चूंकि नाम एक ऐसा होता है जो आपको मोटिवेट करे, क्योंकि ये जीवन पर, ये जो आप कोई स्टार्टअप करते हैं, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं, हाँ, तो ऐसा आपके सामने विजन क्लियर हो, या कोई ऐसा चीज़ जो हमेशा आपको प्रेरित करता रहे, प्रेरित जरूरी नहीं करते कि दूसरा ही आकर के आपको प्रेरित करे। बिल्कुल। तो ये जो नाम का सिलेक्शन किया, श्री राम अभिलाष शुक्ला मेरे पिताजी का नाम है, और ओह। पिता प्रतिनिधित्व करता है आकाश का। आकाश का, बिल्कुल सही कहा आपने। जी। वाह। और श्रीमती राजवती शुक्ला मेरी माता जी का नाम है, वाह। और माता प्रतिनिधित्व करती है धरती माँ, धरती का। तो आकाश और ये पाताल, जी। इसके बीच में वसुधैव है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारे लिए परिवार है। इसके वाह। बीच में जितने भी चर अचर लोग हैं, इनके लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया कि मैं वाह। एक समर्पण की भावना से इनके लिए सर्विस दूंगा, इनको काम करूंगा। इन दोनों के नाम के पहले अक्षर को मिला करके हमने रामराज वाह, सर्विसेज नाम क्या रखा, बात है, क्या और बात। सर्विसेज के माध्यम से अलग अलग सेक्टर में हमने काम शुरू किया। तो जैसे ही हमने ये नाम रखा रामराज सर्विसेज, तो हमारे सामने 3 सेक्टर सबसे पहले चैलेंजिंग थे। एक तो एग्रीकल्चर, जिसमें बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मतलब आविष्कार, नए नए रिसर्च सेंटर, नए नए कंपनियां, नए नए प्रोडक्ट, नए नए इन्वेशंस हो रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र तक कितना पहुंच पा रहा है, कितने परसेंट तक लोगों तक वो सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। बिल्कुल। अब आज के समय में हमारे गांव, हमारे किसानों के लिए, हमारे खेतों के लिए ये मांग है कि हम परंपरागत खेती के साथ थोड़ा सा व्यावसायिक खेती करें। दूसरा, हम केमिकल से हट करके थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ें, क्योंकि चूंकि केमिकल की अधिकता की वजह से कहते हैं ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, वैसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। पहले हम नेचुरल फार्मिंग करते थे। आज की डेट में लोग नेचुरल फार्मिंग करके एक ब्रांड देते हैं तो उसका कीमत ज्यादा लगाते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल फार्मिंग ही करते थे, हम केमिकल से इंट्रोड्यूस नहीं होते थे। उस समय हमारा तन बहुत स्वस्थ हुआ करता था। उस समय एक व्यक्ति की जो औसतन आयु होती थी वो भी अधिक होती थी आज की अपेक्षा में, है ना। और उस अब धीरे धीरे फिर क्या हुआ, केमिकल का प्रचलन होने लगा। तो धरती मैया कुछ समय तक तो सही उस चीजों को, लेकिन एक टाइम आया जिसमें कि कहते नहीं हद हो गया, अति सर्वत वर्जेते, अति हो गया केमिकल का। बिल्कुल, और इसके प्रमाण टाइम टू टाइम दिखते रहते हैं। अब क्या है, धरती मैया ने ग्रेन में ही जो विष जमीन पे हम डालते, वही विष अनाज के माध्यम से हमारे तक वापस आ रहा है, देना शुरू और कर दिया। उसके माध्यम से अब अस्पतालों में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, बात सही कही बढ़ती जा रही। तो एक चैलेंज था। तो रामराज के माध्यम से हमने अवेयरनेस कैंप और लोगों को मतलब प्रशिक्षित करने का काम, और लोगों के जो आउटपुट्स है उनको मार्केट तक पहुंचाने का काम हम रामराज सर्विसेज के माध्यम से कर रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत मतलब चीज़ें, हमें अपॉर्चुनिटी लगी, और एक तरीके से हमें ये लगता है, ये मेरा मानना है, मैं किसी को या किसी सिस्टम को गलत नहीं कहता हूँ, एक मेरा जो सोच है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज के समय में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग बहुत सारे कॉलेज स्कूल्स हो गए हैं, है ना। आप नाम लिखा लीजिए, बस पैसा दे दीजिए तो आपको डिग्री भी मिल जाती है। कुछ जगह पर इससे एक कदम पीछे, यानी आप जाइए, स्कूल जाइए, डिग्री लेकर के उसके बाद फिर क्या करना है, आपके अंदर स्किल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा रोजगार मिल जाए। बिल्कुल। कैसे मिलेगा बिल्कुल, इस चीज़ की काफ़ी कमी है। तो हमारा ये एक कोशिश है कि जो लड़के पढ़ाई करें, नॉलेज को क्या करें, नॉलेज को स्किल में कन्वर्जन हो, और उस स्किल को कॉमर्शलाइज किया जाए। तो रामराज इसके लिए भी मतलब काम कर रहा है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज दैट कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे एग्रीकल्चर का कोई एक स्टूडेंट है, वो मल्टी फार्मिंग के बारे में उनको क्लास में पढ़ाया गया, गुरुजी ने बताया, एक एक्सपर्ट ने मिलके उसको ट्रेनिंग दे दिया प्रॉपर्ली। वो अपने आप को रामराज कनेक्ट प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को जोड़ करके हम क्या कर रहे हैं, किसानों की, जो किसान व्यावसायिक खेती करना चाहता है, मल्टी लेयर फार्मिंग का, वो इंक्वायरी डालेगा, तो वो इंक्वायरी डायरेक्टली उस स्टूडेंट के पास आएगा, और वो स्टूडेंट जा करके किसान को ट्रेनिंग दे रहा है, उसको प्रोडक्ट और सर्विस की डिलीवरी कर रहा है, जिससे किसान उसको पैसा दे रहा है। तो हमने लर्निंग किया, लर्निंग को स्किल में कन्वर्ट किया, और स्किल को कॉमर्शलाइज किया, उससे हमारी अर्निंग भी बढ़ गई। अब इससे 2 फायदे होंगे। पहला, आदमी का जो नॉलेज है वो कन्वर्ट होएगा स्किल में, और स्किल होएगा
स्किल कॉमर्शलाइज होगा। जब लड़के जब ग्राउंड के चुनौतियों के साथ अपने स्किल को लेके जाएंगे तो और 10 तरह की चुनौती आएगी। इससे दिमाग और भी उस चीज के बारे में सोचना शुरू करेगा, जिससे कि नए नए इनोवेशन होंगे, नए नए देश के नाम पे पेटेंट होंगे। एक छोटा सा प्रयास है रामराज सर्विसेज का और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन, और आज का समय चूंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के बिना अगर हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया तो हम बहुत स्लो हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इतना आगे निकल चुके हैं कि पुरानी चीज़ें छूट गई, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। विज्ञान जहाँ पे एक तरीके से हमारे लिए वरदान है, वहीं पे एक तरीके से अभिशाप भी है। तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, बहुत ऐसे साथी मिलते भी होंगे जिससे कि आप सुनते होंगे कि क्योंकि आविष्कार अच्छा के चक्कर में कुछ ना कुछ तो नुकसान भुगतना पड़ेगा। और मनुष्य लेकिन अत्यंत देखिए, उसको किसी भी चीज़ का यूज उतना ही कीजिए जितनी एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। लेकिन जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करने लगेंगे तो विनाशी दुष्परिणाम तो झेलने पड़ेंगे, दुष्परिणाम ही होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की डेट में हम लोग प्रकृति, पंचतत्व, हमारा शरीर, ये हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता, और इनके लिए हमें कार्य करना है। और रामराज सर्विसेज इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। रुझान तो उसी समय जब मैं देखा सिस्टम में मैंने जब देखा तो हमें लगा कि कुछ करना चाहिए, वहीं से प्रेरणा मिली और उसके बाद ये नाम हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है इस सेक्टर में काम करने के लिए। चलिए, बड़ा बढ़िया, बड़ी अच्छी चीज़ आपने बताई कि कैसे आपने नाम रखा है इसका एक सार्थक सोच के साथ, और वो सार्थकता आगे भी जाएगी निश्चित रूप से। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म को लेकर के आ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आएगा और गांवों तक पहुंचेगा, जो ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक बहुत सी चीज़ें लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंचती, वहां तक जानकारियां पहुंचेगी। तो वहां पर कैसे आगे क्या होगा जो हमारी वसुधा को, हमारी वसुंधरा को फ़ायदा पहुँचाएगा? बिल्कुल। देखिए सर कि यहाँ पे अभी तो हमने रामराज को एक छोटा सा प्रोटोटाइप किया था, मतलब टेस्टिंग किया था कुछ जगहों पर, और उसका रिपोर्ट हमने पूषा कृषि ICAR को सबमिट किया है। ये भारतीय अनुसंधान केंद्र है, बिल्कुल, जिसने लगभग भारत के लगभग 232 कंपनियों ने अपने आइडिया को वहाँ पे डाला था, और टॉप 11 कंपनियों को उन्होंने सिलेक्ट किया था, इनक्यूबेट किया था, जिसमें कि रामराज सर्विसेज को भी उन्होंने सिलेक्ट किया है। जी। तो अब दूसरी बात पे आते हैं कि जैसे आपने कहा कि वसुंधरा के लिए कैसे हेल्पफुल रामराज, कैसे वसुंधरा के लिए मतलब सिद्ध होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो आज के समय में सबसे पहले तो किसानों को जागरूक करने का काम, लोगों को जागरूक करके किसानों को जागरूक कराने का काम रामराज सर्विसेज के माध्यम से होगा। ठीक है, जैसे गांव के कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वो हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग एरिया में उनके पास इंक्वायरी आएगी, वो किसानों को प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, एक प्रशिक्षण का पहला कार्यक्रम शुरू होगा और पर्सनली कनेक्ट का काम शुरू होगा। दूसरा, हमारा प्लेटफॉर्म क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, एग्री इनपुट्स के शॉप्स हैं, सर्विसेज के शॉप, उनको भी कनेक्ट कर रहा है। अब किसी किसान की जो रिक्वायरमेंट आती है, जैसे खाद चाहिए, बीज के, मिट्टी की जांच कराना है, चीजें होती हैं उनके मन में, होती है जिज्ञासाएं होती है, या जरूरत होती है, उनकी आवश्यकता होती है, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल पाता। तो अब रामराज सर्विसेज के माध्यम से तुरंत उनका समाधान निकलेगा। दूसरी चीज, जानकारी जब मिलेगी तो जाहिर सी बात है केमिकल का वो कम यूज करेंगे, है ना, वसुंधरा को हमारे बचाएंगे, क्योंकि कहते हैं जैसा डालेंगे, मतलब जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो हमने शायद बहुत ज़्यादा डाल दिया है, अब उसका दुष्परिणाम भोगना हम शुरू कर दिए हैं। तो अब हमें और हमारे जनरेशन को ये समझना होगा कि हमने जितना लिया, जितना दोहन किया है, उतना ही ज़्यादा प्रकृति को हम रीच आउट करना होगा। हमें लोगों को अवेयर करना होगा कि खेतों में, मतलब खेती करने का जो पद्धति है, उन्हें वृक्षारोपण के लिए हमें प्रेरित करना होगा। तो खेत पे मेड़ और मेड़ पर पेड़, वाह क्या बात है, खेत में मेड़ और मेड़ पर पेड़, और इससे संरक्षित होगा हमारा पर्यावरण। वाह वाह। ठीक है, अगर खेत पर मेड़ होगा और मेड़ पर पेड़ होगा तो इससे क्या, हमारे मेड़ मजबूत होंगे, बिल्कुल, ठीक है, और पेड़ पे अच्छे अच्छे फल भी लगेंगे। दूसरा, जब पौधा लगेगा तो उसमें पंछियों को भी रहने का आश्रय मिलेगा, और ये पंछियां भी हमारे प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में जब इस समय पेड़ की जो कटाई हो रही है, उसकी वजह से पंछियां, वन जीव सब गायब होते चले जा रहे हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका प्रकृति में। तो हमें इनके भी संरक्षण के बारे में सोचना होगा। इसलिए
खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, और पेड़ से फिर हमें पंछियों फल भी मिलेगा, जो फल हमें स्वस्थ बनाएगा, बिल्कुल है ना। पंछियाँ जो हमारे प्रकृति को स्वस्थ बनाएंगे, और खेती में एक और मतलब मेड़ को जोड़ मिलेगा, ताकत मिलेगा, जिससे कि जल का रुकाव और चीज़ों में काफ़ी सुधार मिलेगा। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है, और कौन से प्लांट मेड़ पे लगाएं इसके बारे में उनको जानकारी देने की आवश्यकता है। तो रामराज सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मतलब चीज़ें, ये कार्य कर रहा है और लोगों को मतलब जागरूक बना रहा है। जी, क्या बात है मित्रों, बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे ये अपना जो एक प्लेटफॉर्म इन्होंने निकाला है, एक नया स्टार्टअप निकाला है रामराज, और इसके रामराज के माध्यम से ये गांवों तक जाएंगे, उन किसानों तक जाएंगे जिनके पास जानकारी का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है। उनके पास चीज़ें होती हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस चीज़ को कहाँ पहुँचाया जाए, कैसे पहुँचाया जाए, या उन्हें कोई ज़रूरत है तो कैसे उस ज़रूरत की वो पूर्ति कर सकें। तो इन सारी बातों का समाधान इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकाला है, और निश्चित रूप से जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो जो किसान हैं, वो जो छोटे बड़े हर तरह के किसान हैं, वो जब अपने खेतों में, अपनी ज़मीन पे जब काम करेंगे, फसल उगाएंगे, तो वो और बेहतर होगी, निखर के आएगी, चीज़ें और बेहतर तरीके से आएंगी, और निश्चित रूप से हमारी धरा बेहतर होगी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, और आपका युवा मन इतना बढ़िया सोच लिए हुए। तो आपके साथ साथ हमारे बहुत से साथी हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? खासकर युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समस्या ही आविष्कार की जननी है, और इस समय हमारा समाज समस्याओं से घिरा पड़ा हुआ है। वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे प्रकृति के बारे में हो। अपार संभावनाएं हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। मैं आह्वान करता हूं उन सभी युवाओं को कि आप जो स्किल ले रहे हैं उनको इसके दिशा में, जैसे कि मैंने भी इंजीनियरिंग किया, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग को एक ऐसे दिशा दिया, क्योंकि वो एक टूल है। बिल्कुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस टूल को आप कैसे यूज करेंगे, तो जो अलग अलग विषय में जो लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो युवा, उस नॉलेज को ले करके अलग अलग सेक्टर में उस स्किल को यूज़ करें और अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई करने के बाद हम एक नौकरी ही करें। हर एक व्यक्ति कुछ अलग कर सकता है, देश को एक मतलब देश के विकास में अपना एक अमूल्य योगदान दे सकता है, अलग अलग तरीके से। वैसे भी वो दे रहे हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो वो खुद भी अपने लिए भी रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, और 4 लोगों को और भी रोजगार वो दे सकता है। ऐसी कैपेसिटी और ऐसी अपार संभावनाएं हमारे देश में भरा हुआ है अलग अलग क्षेत्र में। तो मैं हर एक उस युवा को आह्वान करता हूं जो ऐसी सोच रखता है कि वो कुछ अपने समाज के लिए करना चाहता है, लोगों के लिए करना चाहता है, अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है, क्योंकि हम अजर अमर नहीं हैं। अगर देखा जाए तो टाइम का एक पीरियड, जैसे टाइम बॉन्ड कहते हैं ना, 60 से 70, 60 से 80, बस इतने ही टाइम तक हमें परफॉर्म करना है। और उसके बाद चूंकि हमें बनाया है इस प्रकृति ने, इस पंच तत्व ने, टाइम खत्म होने पे ये पंच तत्व अपनी सारी शक्तियां हमसे खींच लेंगी और हम शून्य हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रह जाएगा तो हमारा कर्म, हमारे द्वारा किया गया कार्य, वही बचेगा। और उसे लोग देख करके कुछ लोग मोटिवेट होंगे, कुछ लोग मार्गदर्शन के प्रेरणा बनेगा, और कुछ लोग अलग तरीके से भी लेंगे। तो अब ये डिपेंड करता है कि हमने कर्म कैसे किया है। तो मैं सभी साथियों से कहूँगा कि कुछ अलग करें, कर भला हो भला। हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई, कर भला तो हो भला। अपने साथ साथ आप हमारे देश के बारे में, हमारी धरती के बारे में भी सोचें, तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा, चीज़ें और बेहतर होंगी, हमारा भविष्य और बेहतर होगा। तो अविनाश जी, इस पूरी बात के लिए आपने हमें अपना समय दिया, आप हमारे साथ आए और इतना एक बढ़िया सोच दी। हमारे जो साथी सुन रहे हैं, स्पेशली जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं, उनको एक दिशा दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और समय समय पर हमारे साथियों के लिए और जो भी इनोवेशन आपके पास आए वो ज़रूर पहुँचाते रहिए, हम तो यही कहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें अपना मंच दिया, जिससे कि मैं अपने मन की बात आज हजारों लाखों युवाओं के साथ शेयर कर पाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय घोष को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अविनाश जी। और मित्रों, आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति, और आप जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो जय घोष के संग। नमस्कार।